Assalamualaikum and welcome back to Learn with Lareed. We will continue the respiratory system chapter, and as we initially discussed, we will also see which Rafula point it corresponds to. So today we will be doing respiratory anatomy. This corresponds to point 121 on Rafula. Again, I'm referring to the 14th edition of Rafula. All right. So my main motive is to make things easy for you. आपको different resources पे देखना ना पड़े, time ना waste करना पड़े. I'm trying my best to compile them for you. So respiratory anatomy. Now, why are we doing anatomy and physiology? Because मुझे ये लगता है कि अगर आप अपनी फिजियोलॉजी के साथ थोड़ी थोड़ी सिस्टम वाइज एनाटमी कर लोगे ना, एंड पे आपको सारी इकट्ठा करते हुए इतनी मुश्किल नहीं होगी. और अगर आप टॉपिकल एमसीक्यूज खोलो, अगेन आई हैव नॉट विजिटेड सम ऑफ द रिसोर्सेज, बट एज आई यूज डबल ए. अब डबल ए में एनाटमी के एमसीक्यूज बीच में होते हैं, तो यू गेट कंफ्यूज. उससे बेहतर नहीं है कि आप इकट्ठे ही पढ़ लो, आपका कवर भी हो जाएगा, आपके एमसीक्यूज भी हो जाएंगे, एंड यू विल बी ईजियर एट एन ईजियर साइड. जब आप एनाटमी करोगे तो इतनी सारी इकट्ठी नहीं करनी पड़ेगी. खैर, सो रेस्पिरेटरी सिस्टम हम सबको पता है, हमारे लंग्स हैं, ट्रेकिया है, एयरवे है. फॉर एनेस्थीसिया रेजिडेंट्स या दोज हु आर एस्पायरिंग टू बिकम एन एनेस्थीसिया रेजिडेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट because airway is a very important part of anesthesia. Acha, so for now, I'll talk about what is important with the aspect of the exam. So respiratory anatomy, कंडक्टिंग सिस्टम होगा और रेस्पिरेटरी जोन होगा. सो कंडक्टिंग जोन में क्या आएगा, जहां से एयर सिर्फ कंडक्ट हो रही है, रेस्पायर नहीं हो रही. सो दैट कंसिस्ट ऑफ बेसिकली द लार्ज एयरवेज, जिसमें क्या होता है, नोज, फेरिक्स, लेरिंग्स, ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई. सो कंडक्टिंग जोन बेसिकली इज व्हाट, जहां से आपकी एयर पैसेज फॉर द एयर. सो in that passage the air is warmed, humidified and filtered. ठीक है, but they do not participate in gaseous exchange. और यहाँ पे because only warming, filtration and humidification हो रही होती है, so this part is known as dead space. Dead space का मतलब ये है यहाँ पे कोई भी diffusion नहीं हो रही. So this is anatomic dead space, the conducting zone. ठीक है, anatomic dead space है ये. सेल्स कौन से होते हैं, अब थोड़ा सा इसमें हिस्टोलॉजी का पार्ट भी आ गया. अगेन ये रफीला में आपको शायद अभी एग्जैक्ट एमसीक्यूज ऐसे ना मिले, लेकिन जब आप हिस्टोलॉजी वाला ऑप्शन पोर्शन खोलोगे, वहां पे आपको ये एमसीक्यूज मिल जाएंगे. सो कंडक्टिंग जोन पे जो सेल्स होते हैं, मेनली द एपिथेलियम, दैट इज प्राइमरीली स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कलमनर सेल्स. ठीक है. सो कंडक्टिंग जोन टू रेस्पिरेटरी जोन, इसमें जो ट्रांजिशन होती है, दैट्स मेनली थ्रू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स. ठीक है, यहाँ पे रेस्पिरेटरी जोन इट स्टार्ट्स विद द रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स and then it has alveoli. ठीक है, this is not the dead space, this is where the gaseous exchange is taking place. इसको हम कहते हैं lung parenchyma. ठीक है, lung parenchyma में क्या होता है, respiratory bronchioles, alveolar ducts and alveoli. and function में क्या आ जाएगा, gaseous exchange. so terminal bronchioles में से transition start होती है cells की towards the cuboidal cells. ठीक है, terminal bronchiole में cuboidal ciliated cells होते हैं. ठीक है, and club cells are present in bronchioles, terminal bronchioles and respiratory bronchioles. ठीक है, bronchi में club cells नहीं होते. This is an MCQ, that's why I'm pointing it out. In all types of bronchioles, all right? So if you see this from here, ये आपकी trachea, bronchi, bronchioles and terminal bronchiole. ये है आपकी anatomical dead space. फिजियोलॉजिकल क्या होती है, दिस वील डिस्कस लेटर ऑन. ठीक है, कंडक्टिंग जोन है, इसमें आपको पता है कंपोनेंट्स कौन से हैं. इसमें आपने एक क्विक लुक लिख लेनी है कि कार्टिलेज कहाँ तक प्रेजेंट होता है, टिल ब्रोंकाई. एंड देन वी डू नॉट हैव द कार्टिलेज इन ब्रोंक्यूल्स, वी हैव द क्लब सेल्स in all the bronchioles, and here you can see the transition from ciliated cells, columnar epithelium to cuboidal epithelium. Still it's ciliated in the bronchioles. और फिर alveoli में तो obviously we have simple squamous cells. और हमने लास्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ सेल्स भी पढ़ लिए थे alveoli में कौन से होते हैं. So this is an overview which will help you solve MCQs regarding anatomy and histology. Now let's move to the muscles involved during inspiration and during expiration. While before you start studying this, take a deep breath inside and then expire it out. ठीक है, अब आपने जब inspiration की है, ऐसे so the muscles involved were diaphragm. Okay, so before I start telling you the muscles involved, एक चीज, एक basic concept अपने जहन में रख लें कि inspiration में आप effort put करते हैं, expiration automatically होती है. ठीक है, normal physiology में expiration is a passive process. inspiration में muscles use हो रहे हैं सिर्फ. ठीक है, inspiration में use क्या होता है, diaphragm, external intercostal muscles. अच्छा, so this gets very confusing कि inspiration में कौन से intercostal muscles involve हो रहे हैं. हमेशा से I've had this mnemonic, in का उल्टा होगा.
ठीक है. सो इन में इंटरनल नहीं होंगे, इंस्पिरेशन में एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स इन्वॉल्व होंगे. इसके अलावा अगर आप डीपली इंस्पायर करते हो सो यू यूज एक्सेसरी मसल्स. दोज आर पेक्टोरालिस मेजर और माइनर, पेक्टोरालिस मेजर प्लस माइनर, पेक्टोरालिस माइनर, सेरेटस इंटीरियर, स्केलीन एंड स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल्स. ये एक्सेसरी इंस्पिरेटरी मसल्स हैं. ठीक है. अब होता क्या है, when you inspire the diameter of thoracic cavity, it increases basically the volume of thoracic cavity that increases. So there is an increase in volume of thoracic capacity, thoracic cavity. So these two normally only diaphragm is involved. When you're exercising or deep breathing, then accessory muscles and external intercostal muscles, these are involved depending on how much force you apply. ठीक है. वॉल्यूम कैसे इंक्रीज होगा, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायमीटर इंक्रीज करने से. द डायफ्राम इज द प्राइमरी मसल ऑफ इंस्पिरेशन. दिस इंक्रीजेस द वर्टिकल डायमीटर. ठीक है. एंड दिस एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, दिस इंक्रीजेस द लैटरल डायमीटर. अच्छा, जब वर्टिकल डायमीटर इंक्रीज होगा इसका मतलब है कि वर्टिकल मूवमेंट है. सो कोरिलेट इट विद अ पंप हैंडल movement. All right, now coming to expiration. Expiration, as I told you, is a passive process. ये passive है तो that means inspiration is active process. ठीक है. Expiration में normally passive है due to elastic recoil of lung. In case of COPD, exercise, asthma, basically where exertion is required, the muscles involved are internal intercostal, again the opposite of what is in the actual name. Inspiration में in आता है तो external, expiration में x आता है तो internal होगा. ठीक है, opposite होगा. और abdominally क्या involve होता है, that's diaphragm and external oblique. And during forced expiration, the actively contracting muscle may also involve rectus abdominis. आपने initially external oblique select करना है. If that's not available in the MCQ option, then you have to select rectus abdominis. ये सब MCQs हैं. ठीक है. I'll point a star against each MCQ after we're done with this topic. अच्छा, movements दो तरह की होंगी. ठीक है. पंप हैंडल एंड बकेट हैंडल. पंप हैंडल मूवमेंट में इमेजिन अ पंप, ये इस तरह से लगा होता है और ये इसके साथ ये होता है पंप होता है, हैंडल होता है. और ये है क्या, दिस इज पंप हैंडल movement. The bucket handle one is related to transverse or lateral diameter. So this is an MCQ, this is an MCQ, this is an MCQ, this is an MCQ. Inspiration में diaphragm और उसकी innervation C3, C4, C5. This is an MCQ. मैंने अपनी edit notebook वाली वीडियो में I have told you which specific one. So मैंने C3, C4, C5 याद किया था, but MCQ में उन्होंने एक पूछी होती है. It's currently not on the top of my mind right now, but I'll tell you this. और if you have watched the video, if you know, please comment. अच्छा, forceful inspiration की बात हो रही है. Always choose this option first, and then you can move on to accessory options. ठीक है. Expiration, again, the contracting muscle abdominally wala, this is an important MCQ. It's a passive process. This is an important concept. The movements and the diameter related, these are MCQs. Now, quiet respiration, जो मैंने आपको कहा था कि diaphragm primarily use हो रहा होता है, that the quiet inspiration is when diaphragm is the only muscle involved. ठीक है, जो let's say आप quietly, if you're listening to this video, you're using your diaphragm. So if a person is using So if a person is breathing quietly, is in a relaxed state, he's either using the diaphragm, या अगर option में आता diaphragm and external intercostals, you can also select that. ठीक है. And इसी के reference से ये diameters भी आते हैं, vertical and lateral diameters. और vertical diameter is via the diaphragm and lateral is via the external intercostal muscles. ठीक है. Now the contraction of diaphragm will cause the increase in volume of thoracic cavity. ये वही सारी बात है, आपको कॉन्सेप्ट मिल गया, आपको वहां पर आके एमसीक्यू जैसे मर्जी आए. हमने कहा इंस्पिरेशन में डायफ्राम यूज होता है. मसल कैसे यूज होता है, मसल हमेशा कॉन्ट्रैक्शन से ही यूज होता है. ऑब्वियस, दैट्स प्रीटी ऑब्वियस. और इंस्पिरेशन में होता क्या है, इंक्रीज होता है वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी. अब अगर एक एमसीक्यू आ रहा है जिसमें लिखा हुआ है कि डायफ्राम की कॉन्ट्रैक्शन से क्या होता है, inspiration is not an option. However, the option you have is increase in volume of thoracic cavity. So that will be the answer. That is how you
try to attempt MCQs, grasp the concept. आपको सब आता होता है, बस आपने MCQ में उसको correlate करना होता है. Okay, so I'm now moving on to a very important concept. This might not be present in Rafiullah, but इसके बहुत MCQs आते हैं. ठीक है, so right lung has 3 lobes. अच्छा, so हम lungs का पहले एक overview ले लेते हैं. This is the right side, this is the left side. It has 3 lobes. It has 2 fissures, horizontal fissure, this one and oblique fissure. और left lung में ये एक ही oblique fissure होता है. इसमें since it has 3 lobes, इस lobe का नाम होगा right upper lobe, right middle lobe and right lower lobe. And on the left side, right, left upper lobe and left lower lobe. ठीक है, oblique fissure. This one is horizontal fissure and this one is oblique fissure. और नीचे इसके यहाँ पे pleura होता है. ये तो होगी basic anatomy from an anterior view of the lung. This is just a very basic thing. Now, if you look at the trachea divided into bronchioles, this is trachea. These are the main bronchuses. These are the main bronchi. ये left side है, ये right side है, so consequently this will be left bronchus और ये हो गया right bronchus. Now, the important relation over here is with the aorta and pulmonary arteries. अच्छा, अब ये trachea और ये bronchi के division के बीच में यहाँ पे एक part होता है that is known as carina. This is the part where your endotracheal intubation is done. ETT is placed at this part and this is the most sensitive part of respiratory, the respiratory system or tract, whatever you can call it. This is the most sensitive. It has most nerve endings. And this is where the ETT is placed. Acha. So when it divides into left and right bronchus, keep in mind that right one is more vertical than left one. ठीक है? और इसका diameter भी ज़्यादा होगा than the left bronchus. Now the relation of aorta with carina. This is in respect to carina. So aorta is anterior to carina. And here we're talking about ascending aorta. And then descending aorta is anterior medial. ये देखो, ये जैसे मैंने डायग्राम में बनाया है, यहाँ से it rises the anterior aorta and then it is like this. ठीक है, यहाँ पे ये somewhat like this होगा. ठीक है, here. So carina के anteriorly present है ascending aorta and anterior medially present है descending aorta. The pulmonary arteries, ये देखो, ये orange वाली, this is just to symbolize right bronchus के anteriorly present है. So right anterior and left के it's present superiorly. Left superior. RALS is the mnemonic for pulmonary artery relation to bronchi. Aorta का relation है with carina and pulmonary artery का relation है with bronchi. ये diagram से you can remember it. Now the importance, what is the clinical significance और MCQs आते कैसे हैं? So foreign body inhalation. अब एक चीज आपने याद रखनी है, foreign body में right lung is a more common site for inhaled foreign bodies. क्यों? As I told you, the right bronchus is wider and more vertical. ठीक है, so if you aspirate, it's shorter, vertical, wider, there is a better chance कि वो उसके through move कर जाएगी and then it will go into right lung. So that is why right lung is the common site of inhaled foreign bodies. अब जो भी मैं point बताऊंगी, this is an MCQ. So if you aspirate a peanut while you're lying supine, it usually enters the superior segment of right lower lobe. If you're lying on the right side, it enters the right upper lobe. If you're upright, it enters the right lower lobe. ठीक है? All of these are MCQs और ये आपको as it is याद करने पड़ेंगे. Now coming to diaphragm. Again, this is very important part. ये anatomy में आप आगे जाके रफीउल्लाह में देखोगे, but it's better done over here. वहाँ पे दोबारा कर लेना. ठीक है? रिविजन हो जाएगी, अच्छा याद हो जाएगा. बहुत MCQs आते हैं. हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, भूल जाता है. I have a mnemonic for you. So I8, that means at T8, I is involved and I is inferior vena cava. So inferior vena cava, उसके साथ एक nerve कर लो, that's right phrenic nerve. ठीक है, phrenic nerve से ही supply होती है diaphragm की. So right phrenic nerve pierces the diaphragm at T8. Now I ate 10 eggs at 12 p.m. or a.m. whatever it is. So 10 eggs. 10 T10 and egg से क्या बनेगा? Esophagus. Esophagus के साथ एक और चीज करनी है, again nerve होगी, that will be vagus nerve. ठीक है, so cranial nerve 10 passing through T10. याद रहेगा? At 12, that means A is involved. A is aorta or aortic hiatus. अब यहाँ पे आपने याद रखना है red plus white plus blue.
तीन चीजें इन्वॉल्व है. लेट मी कलर कोड इट. रेड आपके पास क्या है? aorta. White you have thoracic duct, lymphatics, and blue you have azygous vein. Diaphragm की innervation, as I have told you before, diaphragmatic nerve and roots are C3, C4 and C5. Importance इसकी क्या है कि pain from diaphragmatic irritation, for example, air है, blood है, pus है, peritoneal cavity में कुछ भी है, even if pneumoperitoneum is created, तो क्या हो सकता है? It can be referred to shoulder via C5 या trapezius ridge via C3 and C4. ठीक है? So shoulder में अगर referred pain आ रही है, that will be through C5. किसी भी किस्म की diaphragmatic irritation, could be air, could be due to pneumoperitoneum, could be blood or anything in the peritoneal cavity, that can cause a referred pain. Alright, so this was it for today's video. In the next video, we will be discussing lung volumes and capacity. This is a tricky part, so I'll make it easy for you ताकि ये आपको याद रहे, ठीक है? And this is corresponding to Rafaela point 119. This is where the chapter starts. Stay tuned, subscribe to my channel. Thank you.